इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइंस और मैथ्स की मज़ीद वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस नए वीडियो में आपका इस्तकबाल है। आज हम जमात हश्तुम के मज़मून रियाज़ी के सबक नंबर 1 से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबक नंबर 1 है हमारा नातिक और गैर नातिक आदात। नातिक और गैर नातिक आदात। लेकिन इस सबक को शुरू करने से पहले हमने पिछली जमात तक आदात से मुताल्लिक़ जो मालूमात हासिल की है उसके बारे में हम मुख्तसर सा इयादा कर लेते हैं। ठीक है, पिछली जमातों तक हमने आदात की ग्रोह से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की है कि आदात की ग्रोह कौन कौन से होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक डायग्राम बताया जा रहा है आपको। सबसे पहले जो आदात का ग्रोह होता है वो होता है तबई आदात। पिछली जमात में हम पढ़ चुके हैं तबई आदात किसे कहते हैं। गिनती के आदात को तबई आदात कहते हैं। गिनती के आदात को तबई आदात कहते हैं, यानी चीज़ें गिनने के लिए हम जिन आदात का इस्तेमाल करते हैं उन्हें तबई आदात कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारी मेज़ के ऊपर कितनी किताबें रखी हुई ये गिनना है तो 1 2 3 4 इस तरह से हम गिनते हैं। ठीक है, जमात में कितने बच्चे हाजिर हैं उनकी गिनती के लिए 1 2 3 4 इस तरह से हम गिनते हैं। यानी चीज़ों को गिनने के लिए हम जिन आदात का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम तबई आदात कहते हैं। अब इसकी मिसाल कौन सी है। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 और ये कंटिन्यू शुरू है, सो ऑन जारी है। कब तक जारी रहेगी बता नहीं सकते, क्योंकि गिनती लामहदूद होती है। हम गिनती की शुरुआत तो 1 से करते हैं मगर ये ख़त्म कहाँ होंगी हमें पता नहीं, क्योंकि ये लामहदूद है, ये ख़त्म नहीं होती है, लामहदूद है। यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से ये तबई आदात शुरू होते हैं। यानी 1 से शुरू होते हैं, इसलिए सबसे छोटा तबई आदात 1 होता है। सबसे बड़ा तबई आदात हम बता नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद आदात का जो अगला ग्रोह है वो है मुकम्मल आदात। अब मुकम्मल आदात क्या होते हैं तो देखिए, तबई आदात के ग्रोह में सिफ़र को शामिल कर लिया जाए तो मुकम्मल आदात का ग्रोह हासिल होता है। देखिए, ये तबई आदात का ग्रोह है, गिनती के आदात 1 2 3। इसमें अगर हम सिफ़र को शामिल कर लें तो हमें मुकम्मल आदात का ग्रोह हासिल होता है। अब देखिए, मिसाल के तौर पर 0 1 2 3 4 5 और ये भी गिनती शुरू रहेगी। ठीक है, यानी सबसे छोटा मुकम्मल आदत तो 0 है, लेकिन सबसे बड़ा हम बता नहीं सकते क्योंकि मुकम्मल आदत की शुरुआत 0 से होती है लेकिन इसका इख्तिताम नहीं होता क्योंकि गिनती लामहदूद है। इसी तरह से मुकम्मल आदत भी लामहदूद होते हैं। ठीक है, चलिए अगला आदत का ग्रोह है सही आदत। अब सही आदत क्या होते हैं तो देखिए, मुस्बत आदत 0 और मनफी आदत से मिलकर आदत का जो ग्रोह बनता है इसे सही आदत का ग्रोह कहते हैं। हम पिछली जमात में पढ़ चुके हैं मुस्बत आदत 0 और मनफी आदत का जो ग्रोह होता है उसे सही आदत का ग्रोह कहते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर यहाँ चंद आदत दिए गए हैं। देखिए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा इसमें 0 है, 1 2 3 इस तरह की आदत, ये आदत इन्हें मुस्बत आदत कहते हैं जिनके साथ जमा की अलामत होती है, लेकिन लिखते वक्त जमा की अलामत लिखना ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर इसे हज़फ कर दिया, हटा दिया। इसलिए ये 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से ये मुस्बत आदात हैं जो कि लामहदूद होते हैं। फिर 0 है और मनफी आदात -1 -2 -3 -4 ये भी लामहदूद होते हैं। ठीक है, यानी 0 मुस्बत आदात और मनफी आदात, इन तीनों आदात से मिलकर जो आदात का ग्रोह बनता है उसे सही आदात कहते हैं। 0 की दाई जानिब मुस्बत आदात होते हैं जो कि 0 से बड़े होते हैं और ये 1 2 3 4 5 इस तरह से मुसलसिल आगे बढ़ते रहेंगे, यानी सबसे बड़ा सही आदत हम बता नहीं सकते। अब 0 से छोटा -1 उससे छोटा -2 यानी मनफी आदत 0 से छोटे होते हैं लेकिन ये मुसलसिल बकदर छोटे होते चलते हैं। और कहाँ तक छोटे होंगे ये भी लामहदूद है इस तरफ, इसलिए सबसे छोटा सही आदत भी बताया नहीं जा सकता।
ठीक है, तो ये होते हैं सही आदात। अब आदात का अगला गुरु है नातिक आदात। अब किसे कहेंगे नातिक आदात? अगर एम और एन ये दोनों सही आदाद हों, जिसमें एन ये गैर सिफर सही अदद हो, तो एम बटे एन ये नातिक अदद होता है। ठीक है, यानी एम और एन अगर ये दो सही अदद हो जिसमें एन गैर सिफर सही अदद होना चाहिए। ठीक है, यानी एम तो कुछ भी हो सकता है इनमें से, सिफर 1 2 3 मनफी 1 2 3, यानी कोई भी सही अदद हो सकता, लेकिन एन सिफर के अलावा कोई भी एक सही अदद होगा, सिफर नहीं होना चाहिए। तो एम बटे एन जो होगा ये नातिक अदद कहलाता है। ठीक है, कसरे जो होती है आमतौर पर हमारी वो सभी नातिक अदद होती है। मिसाल के तौर पर मसलन देखिए, इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा, सिफर 3 32/3 -4 -25/3, ये सब नातिक आदात की मिसालें हैं। हाँ, समझ में आ गया आपके? नातिक आदात एम बटे एन इसे नातिक आदत कहते हैं, जिसमें एम और एन ये दोनों सही आदत होते हैं, लेकिन शर्त यह है कि एन ये गैर सिफर सही आदत होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अददी ख़त पर नातिक अदद दिखाना। ठीक है, अब हम अददी ख़त पर नातिक अदद को किस तरह से जाहिर किया जाता है ये देखेंगे। हम जानते हैं कि दो नातिक आदात के दरमियान बेशुमार नातिक आदात होते हैं। देखिए, पिछली जमात में हम पढ़ चुके हैं कि दो नातिक आदात के दरमियान बेशुमार नातिक आदात होते हैं। अब देखिए, एक सवाल दिया जा रहा है आपको, आदात 7/3 2 -2/3 को अददी ख़त पर दिखाई। यानी ये नातिक आदात दिए गए हैं, हमें इन्हें अददी ख़त पर जाहिर करना है, बताना है। अब अददी ख़त पर जाहिर करना है तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? अददी ख़त की। अब अददी ख़त क्या होता है? अददी ख़त एक ख़त होता है जिसके नुकात आदात को जाहिर करते हैं। ठीक है, जैसे इसका मबदा सिफर होता है और इसकी दाईं तरफ मुस्बत आदाद होते हैं। जैसे सिफर से कुछ फासले पर हमें एक नुक्ता मिल रहा है जो कि मुस्बत 1 को जाहिर कर रहा है। अब सिफर से 1 का जो दरमियानी फासला है, उसी फासले को बरकरार रखते हुए एक अगला नुक्ता मिलेगा हमें, वो अदद 2 को जाहिर कर रहा है, मुस्बत 2। इसी तरह से मुस्बत 3, मुस्बत 4, मुस्बत 5 और ये गिनती जारी रहेंगी, शुरू रहेगी। क्यों? क्योंकि ये लामहदूद है, और ये लामहदूद है, इसे इस तीर के निशान से जाहिर किया जाता है कि इधर ये जिस तरह से ख़त की लंबाई लामहदूद होती है, उसी तरह से ये मुस्बत आदाद भी इधर लामहदूद है। ठीक है, जिस तरह से सिफर के दाईं तरफ मुस्बत आदाद होते हैं, उसी तरह से हम जानते हैं सिफर की बाईं जानिब मनफी आदाद होते हैं। जैसे सिफर से लेकर 1 तक जितना फासला है, वही फासला बरकरार रखते हुए बाईं जानिब जो पहला अदद होता है वो -1, उसके बाद -2, उसके बाद -3, उसके बाद -4। ठीक है, इधर भी तीर के निशान है, यानी ये और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, यानी सिफर से दाईं जानिब मुस्बत आदाद लामहदूद है, तो सिफर की बाईं जानिब मनफी आदाद भी लामहदूद है। मुस्बत आदाद सिफर से बड़े होते हैं, मनफी आदाद सिफर से छोटे होते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ तो ना हम सबसे बड़ा सही अदद बता सकते और ना ही सबसे छोटा। तो ये हो गया हमारा अददी ख़त। लेकिन अब अददी ख़त तो हमने बना लिए, अब हमें क्या है, 7/3 2 -2/3 को इस पर जाहिर करना है। चलो, दो तो खैर दो तो यहाँ है अददी ख़त पर, तो ये तो जाहिर हो जाएगा, लेकिन असल हमें मसला है 7/3 का। अब 7/3 ये अदद है क्या? देखिए, 7/3 को इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अब 7/3 है क्या असल? तो 7/3 इसकी अगर हम थोड़ी सी इसको खोल दें, इसकी तौसी कर दे, तो ये किस तरह से होगा? 1/3 ज़रब 7, यानी 1/3 7 मरतबा, है ना। अगर कोई एक अदद बार बार जमा हो रहा है या बार बार आ रहा है, तो हम आसानी के लिए ज़रब का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये 1/3 जो है, तो ये 7 मरतबा है। 1/3 7 मरतबा है, इसलिए 1/3 ज़रब 7 यानी 7/3। जैसे पिछली जमात में हम कसरों की ज़रब देख चुके हैं कि अगर दो कसरों की ज़रब होती है तो शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़रब दी जाती है, नसब-नुमा को नसब-नुमा से। अभी 7 है, शुमार कुनिंदा में 7 1 7, 7/3, यही उसकी सूरत है। यानी ये 7/3 को हम 1/3 ज़रब 7 लिख सकते हैं, यानी 1/3 7 मरतबा है। अब 1/3 क्या है? ठीक है, 1/3 क्या है? तो देखिए, यहाँ पर आपको एक दायरा नज़र आ रहा है,
आ रहा है नज़र दायरा? ठीक है। अब ये एक दायरा है, इसके 3 मसावी हिस्से किए गए। कितने हिस्से मसावी किए गए? 3। ये एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, और ये आपका तीसरा हिस्सा। ये आपका तीसरा हिस्सा, 1, 2 और 3। इस तरह से इसकी 3 हिस्से हैं, यानी एक दायरे के 3 मसावी हिस्से हो गए। तो ये जो एक हिस्सा है उसकी कीमत क्या है? वो दायरे का कितना हिस्सा है? तो वो 1/3 है। यानी एक चीज़ के 3 मसावी हिस्से करने पर जो एक हिस्सा होता है वो 1/3 कहलाता है। एक चीज़ के 3 मसावी हिस्सों में से एक हिस्सा यानी 1/3। ये जो लाल है ये 1/3 है। क्या है ये? 1/3। ठीक है, लाल रंग जाहिर किया जा रहा है। और ये भी 1/3, क्योंकि ये लाल रंग के जैसे ही हिस्सा है ये, इसलिए ये भी क्या है आपका? 1/3। और ये हिस्सा भी क्या है आपका? 1/3। ठीक है। अब ये 1/3, 1/3, 1/3, इनकी सबकी हम जमा कर देते, ये होगा 3/3। 1/3, 2/3, 3/3 यानी 1। ठीक है, समझ गए आपको? यानी एक दायरे के अगर हम 3 मसावी हिस्से कर रहे हैं तो हर हिस्सा 1/3 कहला रहा है। अब हमें यहाँ पर भी 1/3 है, लेकिन 1/3 यहाँ दायरा नहीं है। फिर यहाँ क्या है? यहाँ फासला है, इकाई फासला। इकाई फासले के 3 हिस्से करना है हमें। ये देखिए, 0 से लेकर 1 तक ये इकाई फासला है, 1 से लेकर 2 तक ये इकाई फासला है, 2 से लेकर 3 तक ये इकाई फासला है। तो 1/3 फासला यानी इकाई फासले के 3 मसावी हिस्से करना है। यानी हमको 0 से लेकर 1 तक 3 मसावी हिस्से करना होंगे। अब 3 मसावी हिस्से करने के लिए हम क्या करेंगे? ये देखिए, यहाँ हमने एक नुक्ता लगाया, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एक हिस्सा हो गया। ठीक है, 0 से लेकर ये एक हिस्सा, इसके बाद ये दूसरा हिस्सा, और ये हमें खुद ब खुद मिल गया तीसरा हिस्सा। यानी इकाई फासले के हमें 3 हिस्से करना है 0 से लेकर 1 तक, तो हमें 2 नुकात लगाना होते हैं जिससे ये 3 हिस्से हासिल हो जाते हैं। देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक हिस्सा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा हिस्सा, और यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा हिस्सा। ठीक है, इतना समझ गए आपको? यानी 0 से लेकर 1 तक हमने इकाई हिस्से के 3 हिस्से कर दिए। जैसे ये दायरे के 3 हिस्से करने पर हर हिस्सा 1/3 कहलाया, उसी तरह से यहाँ भी इकाई हिस्से के, इकाई फासले के 3 हिस्से करने पर हर हिस्सा क्या कहलाएगा? 1/3। यानी 0 से लेकर जो पहला नुक्ता होगा वो होगा आपका 1/3। उसके बाद दूसरा हिस्सा। अब देखिए, ये दूसरा हिस्सा, ये यहाँ से 1/3 से लेकर यहाँ तक तो 1/3 है, लेकिन 0 से कितना हो गया? ये 0 से फासला देखिए, 0 से अगर हम शुरू करें तो ये 1/3 और उससे आगे 2/3। ठीक है, और इसके आगे हम बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/3। अब 3/3 को हम क्या कहते हैं? 3 चीज़ें हैं, 3 लोगों में बांटना है। जैसे 3/3 यानी 1, तो ये 3/3 को हम क्या कह सकते हैं? 1। ठीक है, यानी देखिए 0 से लेकर ये 1/3 पहला नुक्ता, दूसरा नुक्ता 2/3, और तीसरा नुक्ता 3/3 यानी 1। अब जिस तरह से हमने 0 से लेकर 1 तक 3 मसावी हिस्से किए, इसी तरह से 1 से लेकर 2 तक भी 3 मसावी हिस्से करना होंगे हमें। तो ये एक नुक्ता लगा दिया हमने, ये दूसरा नुक्ता लगा दिए, 2 नुकात की वजह से 3 हिस्से हो गए। अब देखिए 3/3, तो ये अगला क्या हो जाएगा आपका? 4/3। ठीक है, उसके बाद का 5/3। समझ गए आप? उसके बाद आ गया 6/3। क्या आया? 6/3। लेकिन 6/3 मुख्तसर से क्या हो रहा है? 3 का 3, और ये 3 दूनी 6, यानी क्या आ गया? 2। 6 चीज़ों को 3 लोगों में बांटे हमने, तो हर एक को कितना मिलेगा? 2। तो इसलिए यहाँ पर ये कितना लिख दिया गया? 2। ठीक है, तो ये हो गया 6/3। अब इसके बाद अगले वैसे हिस्से करते जाएंगे हम। हाँ, हर इकाई हिस्से के, हर इकाई फासले के हमें 3 मसावी हिस्से करना है, तो 2 नुकात लगाते जा रहे हैं हम। देखिए यहाँ भी। ठीक है, तो अब अगला ये हो गया हमारा 2, यानी ये है 6/3। 6/3 की मुख्तसर सूरत 2 है, तो इसके बाद का अगला नुक्ता क्या मिलेगा आपको? 7/3। और यही हमें अददी खत पर जाहिर करना था, 7/3, तो हमने जाहिर कर दिया। ठीक है, अब 7/3। अब इसके बाद का क्या आएगा? सोचिए भला आप, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 8/3। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये 3 यानी 9/3। ये 3 क्या है? 9/3। ठीक है, ये 3 का 3, और ये 3 तिया 9, हम मुख्तसर करते हैं, तो ये 3 आ गया। ठीक है, इस तरह से 10/3
11/3 फिर ये 12/3 4 हो जाएगा। लेकिन हमें 7/3 ज़ाहिर करना था आज़ादी ख़त पर है, हमने ज़ाहिर कर दिया। अब उसे दिखाने के लिए हम उसको नाम दे देंगे नुक्ता ए, कि हमने नुक्ता ए से ज़ाहिर कर दिया हमारा ये 7/3, ये जो हमें आज़ादी ख़त पर बताना था। ठीक है, उसके बाद अगला नुक्ता हमारा 2, सॉरी अगला अदद है 2, जो कि नुक्ता बी से ज़ाहिर हो रहा है 2। ये 6/3, ये 2 तो आज़ादी ख़त पर है ही। अगर हम सही अदद लिखते हैं तब भी हमें आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो हमने 7/3 और 2 को यहाँ ज़ाहिर कर दिया। अब देखिए हमें -2/3 को ज़ाहिर करना है। जैसे हमने सिफर की दाईं तरफ हर इकाई फासले के 3 मसावी हिस्से किए, उसी तरह से हमको सिफर की बाईं तरफ भी हर इकाई हिस्से के कितने फासले करना होंगे? 3। ये एक नुक्ता, 2 नुक्ता हो गए 3 मसावी फासले। देखिए, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हो गया एक फासला, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा, और ये यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा। ठीक है, यानी सिफर से लेकर -1 तक हमने 3 मसावी हिस्से कर लिए। इसी तरह से हम आगे भी हिस्से कर देंगे। -1 से -2 तक वहाँ 3 मसावी हिस्से, -2 से -3 तक वहाँ 3 मसावी हिस्से, और -3 से -4 तक यहाँ मसावी 3 हिस्से। अब हर हिस्सा क्या कहलाएगा? 1/3। लेकिन ये दाईं तरफ है, हम जानते हैं कि सिफर की दाईं तरफ के आदाद मुस्बत होते हैं, जिनके साथ जमा की अलामत होती है, जिसे लिखते वक्त नहीं भी लिखे तो कोई फ़र्क नहीं। यानी ये मुरव्विज है, ये तरीका कि मुस्बत अलामत को ना लिखा जाए तो बेहतर है। ठीक है, लेकिन मनफी अलामत लिखना ज़रूरी होता है ताकि मुस्बत और मनफी में फ़र्क मालूम हो सके। ठीक है, तो अब ये जो अगला यानी सिफर की बाईं तरफ जो पहला नुक्ता है वो कौन सा होगा हमारा? -1/3। ठीक है, अब -1/3, उसके बाद वाला -2/3, और यही तो हमें अददी ख़त पर ज़ाहिर करना था, -2/3। ठीक है, यानी यहाँ पर हमको नुक्ता सी हासिल हो गया। देखिए हमें सवाल था कि 7/3 को ज़ाहिर कीजिए, तो ये हमने 7/3 ज़ाहिर कर दिया। ठीक है, उसके बाद था 2 उसके बाजू में ही है। ठीक है, उसके बाद था -2/3, तो ये -2/3 को हमने यहाँ से ज़ाहिर कर दिया। ठीक है, अब आप समझने के लिए, ये सवाल तो यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन समझने के लिए देखिए -2/3 है, उसके बाद ये क्या आएगा यहाँ? -4/3, सॉरी उसके बाद क्या आएगा यहाँ? देखिए -3/3, ये 3 से 3 कट गया, यानी -1, 3 का 3, फिर यहाँ क्या आ जाएगा? -4/3, ये वाला नुक्ता। ठीक है, इस तरह से -5/3, फिर -6/3 यानी -2, इस तरह से आगे इधर तरफ शुरू रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से नातिक आदात को अददी ख़त पर ज़ाहिर किया जाता है। यानी इसमें अहम बात जो आपको जहन में रखना है वो ये है कि किसी भी नातिक आदात को अगर अददी ख़त पर ज़ाहिर करना है, किसी भी नातिक आदत को अगर अददी ख़त पर ज़ाहिर करना है तो आपको उसके नसबनुमा पर गौर करना होगा। नसबनुमा में जो अदद होगा आपको इकाई फासले के उतने ही मसावी हिस्से करना होंगे। जैसे अगर यहाँ पर नसबनुमा में 3 है, इसलिए हमने सिफर से लेकर 1 तक 3 हिस्से किए। लेकिन अगर यहाँ नसबनुमा में 5 होता तो सिफर से लेकर हम 1 तक हमको 5 हिस्से करना होते थे। ठीक है, यानी जितना नसबनुमा रहेगा हम सिफर से लेकर एक यानी इकाई फासले के उतने हिस्से करेंगे, और वही हिस्सों की तरह आगे के भी हिस्से करते जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से देखिए नातिक आदात को अददी ख़त पर ज़ाहिर किया जाता है। अब इससे मुताल्लिक एक मशकी सेट है, मशकी सेट 1.1, जो कि आपकी दरसी रियाजी की दरसी किताब में भी है। आपको इस मशक को अपनी बयाज़ में हल कर लेना है, और अगर ये मिसालें समझने में दुश्वारी पेश आ रही है आपको, तो दोबारा से आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं और अच्छी तरह समझकर ये मिसालें हल कर सकते हैं। जैसे पहला है अददी ख़त पर दर्ज नातिक अदद दिखाइए। हर मिसाल के लिए अलहदा अददी ख़त खींचना है। हर एक के लिए आपको अलहदा यानी अलग अलग अददी ख़त खींचना है। सवाल नंबर 1 का अददी ख़त आपका अलग होगा, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, चौथे का, यानी एक ही अददी ख़त में पूरी मिसालें नहीं करना है, नहीं तो वो समझने में दुश्वारी होगी। ठीक है, अब देखिए आपको पहले ही बताया गया कि जिस वक्त भी हम ये मिसालें हल करेंगे अददी ख़त पर नातिक अदद को ज़ाहिर करने की, सबसे पहले हमको इनके नसबनुमा पर गौर करना है। बोलिए यहाँ नसबनुमा कितना है? 2। नसबनुमा 2 है, यानी जो अददी ख़त होगा आपका, ठीक है, उसके आप कितने हिस्से करेंगे? जैसे मिसाल के तौर पर ये आपका अददी ख़त है, यहाँ दरमियान में हम नुक्ता ले रहे हैं इसके सिफर। ठीक है, यहाँ है आपका 1,
और यहाँ है 2। ठीक है, तो अब देखिए नसबनुमा 2 है तो सिफर से लेकर 1 तक इकाई हिस्से के कितने हिस्से करना है हमको 2। तो एक नुक्ता लगा दिया हमने तो ये 2 हिस्से हो गए, ये 1 ये 2। ठीक है, ये सिफर से लेकर पहला नुक्ता क्या हो जाएगा आपका 1/2, दूसरा 2/2। और उसके बाद इसी तरह से 1 से लेकर 2 तक के भी कितने हिस्से करेंगे हम 2 मसावी हिस्से। ठीक है, ये 2/2 हो गया, ये क्या होगा आपका 3/2। इस तरह से आपको हल करना है। ठीक है, अब इस मिसाल में यहाँ नसबनुमा 5 है, कितना है नसबनुमा यहाँ 5। तो अददी ख़त पर सिफर से लेकर 1 तक आपको कितने हिस्से करना होंगे 5। यहाँ 8 है तो 8 हिस्से, यहाँ 10 है 10 हिस्से, इस तरह से। तो इस तरह से ये नातिक आदात को आपको अददी ख़त पर ज़ाहिर करना है। ठीक है, देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर 2। दिए हुए अददी ख़त को देखकर पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। अब यहाँ अददी ख़त दिया गया है, अब सवालात दिए गए हैं। नुक्ता भी किस नातिक आदत को ज़ाहिर करता है। अब नातिक आदत को ज़ाहिर करता है, नातिक आदत कौन सा। तो नातिक आदत के लिए हमें चाहिए कि भाई नसबनुमा। हम यहाँ देख चुके हैं कि जितना नसबनुमा है उतने ही इकाई हिस्से के मसावी फासले किए जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ लेकिन हमें नसबनुमा नहीं दिया गया है, यानी सबसे पहले तो हमें सिफर से जो पहला नुक्ता है तो ये नुक्ता कौन से नातिक आदत को ज़ाहिर करता है ये बताना होगा। इसके लिए हम सबसे पहले गौर करेंगे कि ये सिफर से लेकर 1 तक कितने मसावी हिस्से किए गए हैं। गौर कीजिए, देखिए ये सिफर से लेकर नंबर 1, फिर उसके बाद ये 2, ये 3 और ये 4, यानी सिफर से लेकर 1 तक यहाँ कितने मसावी हिस्से किए गए 4, यानी 4 हिस्से किए गए। यानी सबसे पहला जो नुक्ता है वो कौन से अदद को जाहिर करेंगे आपके 1/4 को। ठीक है, उसके बाद वाला 2/4। ठीक है, इस तरह से अगला 3/4। ठीक है, और उसके बाद 4/4। अब 4/4 यानी 1, फिर उसके बाद वाला 5/4। इस तरह से ये हो गया मुस्बत आदत। और इधर मनफी आदत की तरफ देखें हम तो ये सिफर से पहला मुस्बत 1/4 है, तो इधर पहले वाला जो बाई जानिब होगा वो होगा आपका -1/4। ठीक है, -1/4। दूसरे वाला -2/4। ठीक है, इस तरह से ये भी शुरू रहेगा। तो अब पहला सवाल है नुक्ता भी किस नातिक आदत को जाहिर करता है। तो देखिए ये पहला है -1/4, ये -2/4, ये -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4, -8/4, -9/4। और ये नुक्ता भी जिस नातिक आदत को जाहिर कर रहा है वो आपका कौन सा हो गया -10/4। ठीक, तो इस तरह से आपको ये सवाल हल करना है। अब यहाँ दिया गया देखो अदद 1 सही 3/4। अब 1 सही 3/4 इसको हम तो ये मुरक्कब कसर है, इसको हम गैर वाजिब कसर में तब्दील कर सकते हैं। जैसे हमको तरीका मालूम है कि 4 1 4, 4 और 3 7, 7/4, यानी इसकी कीमत कितनी हो रही 7/4। ठीक है, तो ये 7/4 को आपको जाहिर करना है कि अदद 7/4 कौन से नुक्ते से जाहिर हो रहा है। या तो फिर एक और आसान तरीका है, ये मुकम्मल 1 है। ठीक है, तो ये मुकम्मल 1 हो गया। अब 1 के बाद कितना है 3/4। अभी 1 के बाद ये होगा 1/4, 2/4 और 3/4। यानी 1 तो मुकम्मल है हमारा सही अदद, 1 के बाद 3/4, क्योंकि ये 1 सही 3/4 को हम इस तरह से भी इसे इस तरह से भी लिखा जाता है। देखिए 1 जमा 3/4। ठीक है, ये इस तरह से है। यानी 1 तो मुकम्मल सही अदद, उसके बाद 3/4 हिस्सा, यानी 1 मुकम्मल सही अदद, अब 3/4, यानी देखो 1/4, 2/4, 3/4, यानी ये। आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, या फिर इस मुरक्कब कसर को आप गैर वाजिब कसर में तहवील करके, यानी 4 1 4, 4 और 3 7/4। आप 7/4 देखिए, ये आपका 5/4, ये 6/4, 7/4, यानी कौन सा नुक्ता है वो सी। ठीक है, इस तरह सवाल नंबर 3 है, आपको ये मश्क आपकी बयाज में हल करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ गया होगा। अब इस सबक के बाकी मानदा हिस्से के मुताल्लिक नया वीडियो जल्दी ही हम आपकी खिदमत में लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।